नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने आगरा बाजार नामक नाटक का भूमिका उपस्थित करने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हबीब तनवीर जी हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर द्वारा रचित 1954 की पुरानी भूमिका। इसमें 2 भूमिका दी गई है, इसलिए हमने इसको दोनों को ही शामिल कर लिया। तो पहला देखिए, नाज उठाने में ज़फ़ाए तो उठाए, लेकिन लुत्फ़ भी ऐसा उठाया है कि जी जाने हैं। अगर इतनी पंक्तियाँ आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस रचना से है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा बाजार नामक नाटक से ये लाइनें ली गई हैं। ठीक है, वो भी भूमिका से है। ठीक है दोस्तों, आगरा बाजार नाटक के शब्द ऐसे हैं, इसके बोलने का लहजा ऐसा है कि आप समझ जाएंगे कि ये आगरा बाजार से, क्योंकि इसमें पूरा उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। तो चलिए, ये पंक्तियाँ किसकी है? नज़ीर की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलहर परवेज़ का टेलीफोन आया कि 14 मार्च, देखिए ध्यान देते जाइएगा, 14 मार्च है ना, 14 मार्च को जामिया मिलिया के अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जामिया मिलिया की तरफ से नज़ीर यौम नज़ीर मनाया जा रहा है। क्या ही अच्छा हो कि मैं इस सिलसिले में नज़ीर पर एक ड्रामा तैयार करवा दूँ। नज़ीर के कलाम से दिलचस्पी तो मुद्दत से रही है, मगर नज़ीर पर ड्रामा लिखने का कभी ख्याल नहीं आया। उनको किस पे लिखने का मन हुआ करता था? इंसाफ के बारे में। ठीक है, आप ध्यान रखना, इंसाफ के बारे में अलबत्ता सोचा करता था कि उर्दू के इस बाकमाल मगर नामुराद शायर के कलाम और ज़िंदगी पर एक बहुत रंगीन ट्रेजेडी लिखी जा सकती है। नज़ीर की नज़्मों को ज़रा गौर से देखा तो हमारी मुआसरत की बहुत सी तस्वीरें निगाह के सामने खिंच आईं, जिनकी रंगीनी इंसा के उर्दू के बड़े से बड़े शायर के कलाम को फीका कर देती है। उसकी नज़्मों के आहंग में रज़ायत और आफदियत की गूंज सुनाई दी, और मैं इस ख्याल से भड़क गया कि नज़ीर की आवाज़ उर्दू के हर शायर से अलग है, मगर इंसानियत की आवाज़ है, और ये हमागिरी किसी और को नसीब न हुई। नज़ीर से मुताल्लिक जितनी किताबें मिल सकती थी, वो किताबें संभाली और एक गोशे में बैठ गया। मुताले के दौरान नज़ीर के कलाम से मेरी दिलचस्पी तो ज़रूर बढ़ती चली गई, लेकिन साथ ही ड्रामा लिखने के सिलसिले में मेरी उलझनें भी बढ़ गई, है ना, उलझनें बढ़ गई, क्योंकि उनके बारे में जानकारी ज़्यादा हो गई। मैं ड्रामे के लिए कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट की तलाश में था। नज़ीर के हालात ज़िंदगी मालूम कर रहा था और उनके हालात की तस्दीक व तहकीक के लिए सनदें ढूंढ रहा था ना, मतलब वो चीज़ें ढूंढ रहे थे कि किस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी हम एकत्रित कर सकें, उसको बता सकें, है ना। मुझे एकाएक उर्दू शायरी की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा मिल गया। आम तौर से ये माना जाता है कि मीर और गालिब, देखिए मीर और गालिब की उन्होंने चर्चा की है, तो हमने हाईलाइट कर दिया है कि ज़माने के दरमियान जो दौर गुजरा है, उसने कोई ऐसा शायर पैदा न किया जो मीर और गालिब का हम पल्ला हो। हम पल्ला मतलब उनके मुकाबले, उनकी तरह हो, तुलना हो। गालिब के दौर में शोरा अपनी रवायतों को याद करते तो एक आवाज़ होकर बस यही कहते कि सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब के बाद निगाह सीधी इकबाल पर पड़ती है। तो देखिए, मीर और गालिब के बाद किसकी चर्चा करें हैं? इकबाल जी की, है ना। और इकबाल के साथ कुछ हाल ही की याद ताज़ा हो आती है, वे संगे मीर की हैसियत रखती हैं, जिनकी शख्सियत हमारी सारी तवज्जो जज्ब कर लेती है। हालांकि हकीकत ये है कि हाली इकबाल और इकबाल के बाद जोश और जदीद, देखिए पहले किसका चर्चा की? मीर और गालिब की, फिर हाली की हो गई, इंसा की हो गई, अब जोश और जदीद की हो रही। ठीक है, शोरा का कलाम सबसे ज़्यादा उर्दू के उस फ़कीर शायर के मरहूने मिन्नत है जो हमारे अदब ने मीर के बाद और गालिब से पहले पैदा किया, और जिसका जिक्र उर्दू अदब की तारीख में नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो यूँ कि जैसे लिखने वाला नज़ीर का जिक्र करके उसकी जात पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। गौर से देखा जाए तो नज़ीर के कलाम और अंदाज़े बयान में आज भी इतना तनव्वुर और इतनी गुंजाइश है कि उससे जदीद शायरी बहुत कुछ सीख सकती है। ठीक है, हमारी शायरी पर हैयत और मौजू के हज़ार इनकलाबात के बावजूद आज तक गज़ल का बहुत गहरा असर पाया जाता है। ठीक है, और हमारे उर्दू गज़ल की फ़िज़ा मतलब होता है वातावरण। ठीक है, ज़्यादातर ईरानी
मुआशरत की परवरदा है। उन पुरानी तरकीबों और इस्तेआरों, उन पिटे हुए लफ्ज़ों और मुहावरों से असरे हाजिर के नगमे बोझिल हैं, मगर आवाम की ज़ुबान और हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर उर्दू का सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी शायर था, ठीक है। जो हैसियत उर्दू नावलिनिगार रतननाथ सरसार और प्रेमचंद की है, देखिए किससे इन्होंने इनकी तुलना की है, ये देख लीजिए। नावलिनिगार रतननाथ शमशार और प्रेमचंद है ना, वही नज़ीर अकबराबादी की उन्होंने बोली है। नज़ीर लगभग 100 साल ज़्यादा, कितने साल रहा? 100 साल ज़्यादा रहा, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में उसे किसी अदीब ने न पूछा। मरने के कामोबेश 100 साल बाद तक उसका नाम किसी नक्काश की ज़बान पर न आया, मगर 200 साल तक आवाम ने नज़ीर को ज़िंदा रखा। तो कितने साल आवाम ने रखा ज़िंदा? तो 200 साल। उसके असरार और उसकी नज़्में सीना बसीना आज की नस्ल तक पहुंचा दिए गए। आवाम ने अपनी अमानत की बड़ी जिम्मेदारी से हिफाजत की और हिंदुस्तान के शहर देहात और कस्बे आज भी नज़ीर के नगमों से गूंज रहे हैं। दरवेश और गदागर शुमाल से लेकर जनूब तक आज भी नज़ीर की नज़में गली कूचों में गाते फिर रहे हैं। तो कौन गाता है? गदादर और शुमाल से दरवेश और गदादर शुमाल से लेकर जनूब तक, ठीक है। ये नज़ीर की ज़िंदगी और कलाम का सबसे बड़ा ड्रामा है और हमारी तारीख़ अदब का सबसे दिलचस्प बाब। ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। मौजू मतलब होता है अपना एक तरह से नाम, उसकी वही चीज़ बनाना, उसी के बारे में लिखना, उसको मौजू कहते हैं। उद्देश्य, एक तरह से उद्देश्य समझ लीजिए। नज़ीर की हालात ज़िंदगी मालूम करने के सिलसिले में जो दुश्वारियाँ पेश आई हैं, खुद ये दुश्वारियाँ ड्रामे के हक़ में रहमत बन गई। ड्रामे के मौजू और तकनीक के मुकर्रर करने में उनका भी हाथ है। नज़ीर की सवानेह की छानबीन करने के सिलसिले में लिखने वालों ने अपनी जहानत से काम लेकर बड़ी हाशिया आराइयाँ की है और जितनी तफसीलात हमें किताबों के ज़रिए नज़ीर की ज़िंदगी के बारे में मालूम है, उनमें से अक्सर सुबह से खाली नहीं। सुबह मतलब होता है शक। यहाँ तक कि तारीख़ पैदाइश के बारे में भी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। तारीख़ पैदाइश मतलब होता है जन्म के समय का भी, उसमें भी उन्होंने शक पैदा किया है। अगर कोई बात हमें वाज़ेह तौर से मालूम है तो बस ये कि 18वीं 19वीं, ये देखिए आप तारीख़ ज़रूर ध्यान देकर रखिएगा, 18वीं 19वीं सदी के उस अजीमुस्शान शायर को मुतक़द्दिमीन ने शायर ही न माना, मुबतज़िल गो कह दिया, लेकिन आवाम ने उसके कलाम को सर आँखों पर उठाया और यही हकीकत हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। बस तो फिर ड्रामा हो या मुकाला, नज़ीर के बारे में बात कहने की यही, मगर ड्रामे के अंदर ये बात किस ढंग से कही जाएगी, ये मेरे लिए एक मसला बन गया। मसला मतलब होता है प्रश्न। इस दुश्वारी का असर ड्रामे के रूप में बराह रास्त पड़ा। मैंने पहले तो ये सोचा था कि नज़ीर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू ड्रामे में उजागर करूं या उसकी ज़िंदगी के किसी एक गोशे पर रोशनी डालूं। गोशे मतलब होता है एक अंश पर, है ना, और एक छोटा सा नाटक तैयार कर लूं, मगर उसके बारे में तस्दीक से मैं क्या कह सकता था, और अगर कह भी लेता तो कहने की बात तो ये ना थी। मुझे तो ये कहना था कि नज़ीर की आवाम दोस्ती ने उसे हयात दावाम बख्श दी है और नज़र फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल हैं। बस नज़ीर की नज़मों ही में मुझे ड्रामे के लिए एक जदीद तर्ज का फ़कीरों का कोरस मिल गया, जो ड्रामे की बुनियादी कड़ी है। मैं ये कहना चाहता था कि उस ज़माने के पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके ने नज़ीर की इंसान की हैसियत से तो तारीफ़ की, लेकिन बहैसियत शायर को उसको नज़रअंदाज किया। अलबत्ता छोटे काम करने वाले और कारीगरों में वो मकबूल रहा। बस मुझे कुतुब फरोश और पतंग वाले किरदार मिल गए। कौन मिल गया? देखिए, कुतुब फरोश और पतंग वाले, ठीक है दोस्तों, जिनके बल पर ड्रामा आगे बढ़ता है और जिनकी दुकानें बाज़ार के दो अहम तरीन मरकज़ हैं।
मैंने पढ़ रखा था कि नज़ीर राह चलते नज़में कहा करते थे, है ना। अगर ये पूछ ले कि ये कथन कौन कहा तो स्वयं हाबिब तनवीर जी कह रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, वो भी भूमिका में क्या कह रहे हैं। मैंने पढ़ रखा था कि नज़ीर राह चलते नज़में करा करते थे और छोटे पैसे वाले लोग और भिखारी अक्सर उनसे नज़मों की फरमाइश करते और वे उनकी बात कभी न टालते। ख्वाह ये अफसाना हो या हकीकत, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। इससे मेरे ड्रामे को बहुत मदद मिल रही थी और कलाम नज़ीर पढ़ने के बाद मैं इस पर ईमान लाने के लिए बिल्कुल तैयार था। चुनांचे ककड़ी वाले के किरदार ने ड्रामे के हीरो की शक्ल इख्तियार कर ली और यही से मुझे अपने प्लॉट की बुनियाद भी मिल गई और ड्रामे का मंजर भी और इसका उन्वान भी। प्लॉट के एतबार से ड्रामा अफसानवी हैसियत रखता है। कहानी मनगढ़ंत है और बहुत छोटी है और सीधी सादी है। मैंने जोर इस बात पर दिया है कि खेल को उस रूप में पेश करूं कि जो बुनियादी बात नज़ीर के बारे में कहना चाहता हूं वो ठीक ठीक और दिलचस्पी के साथ कह पाऊँ। मैं उसकी नज़मों की तारीखी पस मंज़र में देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि उन नज़मों की बिना पर हमारी उस ज़माने की पूरी मुआशरती तारीख मुर्तब की जा सकती है। इस कलाम को उस अहद के सियासी और समाजी पस मंज़र से हटकर समझना दुश्वार है और इस दुश्वारी ने एक नए किरदार की तश्कील की और मदारी के मुकालमे मेरे हाथ आए। हमारी अदबी तारीखों में या तो मुल्क के सियासी और समाजी हालात सिरे से मिलते ही नहीं या अगर मिलते हैं तो बराए नाम, और हमारी सियासी तारीखों में अदबी और मुआशरती हालात का पता नहीं चलता। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखना गलत और गुमराह कुन है। चुनांचे मुझे दोनों किस्म की बातों को सामने रखकर और कागज़ पर तारीखें जोड़ कर हिसाब लगाना पड़ा कि हमारी तारीख़ अदन और सियासी तारीख में क्या रफ्त है। इस जद्दोजहद का नतीजा बहुत से मुकालमों में अलावा घोड़ों के सौदागर का किरदार है और इसी काबिज ने ड्रामे का ज़माना मुकर्रर करने में बहुत मदद की। तो देखिए ये जो शब्द हैं ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उर्दू टाइप के हैं, तो हमें पढ़ने में थोड़ी समस्या ज़रूर हो रही है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि ये इसकी भूमिका से लिया गया है। ड्रामे का ज़माना देखिए कितना बता रहे हैं, 1810 ईस्वी है, ठीक है। अगर ड्रामा आम राय के मुताबिक 1735 ईस्वी, देखिए 1810 ईस्वी इसका ज़माना है। अगर आम राय के मुताबिक 1735 ईस्वी नज़ीर की तारीख पैदाइश मान ली जाए तो इस ज़माने में नज़ीर की उम्र कोई 75 वर्ष होगी। देखिए कितनी होगी उम्र नज़ीर की, बता रहे हैं 75 वर्ष। आप भूमिका में देखते रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा। अभी उनकी ज़िंदगी के 20 साल और बाकी थे। 1830 वफ़ात का साल है। मैंने ड्रामे के लिए ये ज़माना कई वजूह की बिना पर मुकर्रर किया। नज़ीर खान ने आरजू, अब देखिए कौन कौन से लोगों का नाम ले रहे हैं, आरजू शाह, हातिम, सौदा, भीर से लेकर गालिब तक का ज़माना देखा था, ठीक है। तो किसकी किसकी देखी थी, खान, आरजू, शाह, हातिम, सौदा व भीर से लेकर गालिब तक का, ठीक है। मीर के साथ उर्दू शायरी का एक दौर ख़त्म होता है और मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में। मीर का इंतकाल कब होता है तो 1810 ईस्वी में, जबकि गालिब की उम्र 14 बरस की थी। कितनी उम्र बता रहे हैं गालिब की, तो 14 बरस, आपको ध्यान रखना है। मैं मीर जैसे गिरा कद्र शायर के कलाम को सामने रख कर नज़ीर के बारे में बात करना चाहता था और साथ ही ये इशारा भी मौजूद था कि इसी ज़माने में उर्दू ज़बान ने अपना वो महबूब शायर भी पैदा कर दिया जो आगे चलकर गालिब कहलाएगा, ठीक है। तो गालिब की भी चर्चा इन्होंने की है। ये वो ज़माना था कि शख्सी हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी थी। मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया था। अकबर शानी बराए नाम दिल्ली के तख्त पर बैठे थे। मुल्क में अंग्रेज़ों का इख्तियार बढ़ रहा था, है ना। अंग्रेज़ों की भी जिक्र यहाँ पर हुआ है और चारों तरफ लूट खसोट मची हुई थी। अंदरूनी और बैरूनी हमलों में दिल्ली और आगरे पर बार बार तबाही आ चुकी थी और शोराए उर्दू दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे और लखनऊ बहुत तेज़ी से अदबी मरकज़ बन चला था। लखनऊ नवाब आदत अली खां का दौरा था और उर्दू शायरी का इत्तेहाद जो उस दौर से वाबिस्ता है शुरू हो गया था। साथ ही साथ उर्दू नस्र पनप रही थी और कलकत्ता में अंग्रेज़ों के कायम किए हुए फोर्ट विलियम, देखिए ध्यान रखिए इन्होंने किसकी चर्चा की है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भी इन्होंने चर्चा की है और इन्होंने कौन से शहर का नाम लिया है वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
यानी उस दौर इंहितात में भी हमारे समाजी निज़ाम में वो अनासिर मौजूद थे और जो आगे चलकर तरक्की पसंद बनने की सलाहियत रखते थे। पुराना समाजी ढांचा टूट फूट रहा था, चारों तरफ अफरा तफरी और सियासी बेचैनी फैल रही थी। लोगों की इफ्तिसादी हालत दिन ब दिन गिर रही थी और इन हालात का रद्द अमल 47 साल बाद, देखिए क्या कितने साल बाद, 47 साल बाद 1857 की जंगे आज़ादी मतलब स्वतंत्रता संग्राम के शकल इख्तियार करने वाला था, जिसका असर गालिब की शायरी ने कबूल किया। इन सियासी व समाजी हालात की रोशनी में नज़ीर के कलाम को देखा जाए तो उसकी सच्चाई और गहराई का सही अंदाज़ा होता है। चुनांचे मुझे 19वीं सदी, देखिए 19वीं सदी का भी जिक्र है कि इब्तिदा का ज़माना ड्रामे के लिए सबसे ज़्यादा मानी खेज और मुनासिब मालूम हुआ। उसकी नज़मों का तारीखी तज्जिया करने के लिए ये दौर बहुत मौजूद था, मतलब सही था। मैं ड्रामे की बुनियाद नज़ीर की ज़िंदगी को नहीं बल्कि उसके कलाम को बनाना चाहता था। ड्रामा लिखने के दौरान ये बात भी जहन में आई कि नज़ीर को स्टेज पर न लाना ही बेहतर होगा। इससे न सिर्फ मेरे मौजू के बहुत से मरहले तय हो गए बल्कि मेरी तकनीक पर भी उसका अच्छा असर पड़ा और तकनीक और मौजू का गुथाव बढ़ गया। नज़ीर के हाँ जो तसव्वुफ़ बुक है, मैं उसे ड्रामे का मौजू नहीं बनाना चाहता बल्कि उसके बेहतर अशआर और जोश उमंग और इंसानियत दोस्ती पाई जाती है। मैं चाहता था कि यही ड्रामे की रूहे रवा बन जाए। चुनांचे अगर मैं 75 वर्ष बूढ़े नज़ीर को स्टेज पर ले आता तो अपनी बात सफाई से न कह पाता। उसका असर बराह रास्त मेरे मौजू पर पड़ता। फिर ये कि मैं नज़ीर को अमर देखना चाहता था, क्योंकि ये हकीकत है कि उसका कलाम जिंदा जावेद है। देखिए क्या बोले हैं, नज़ीर का कलाम को उन्होंने जिंदा जावेद कहा। ठीक है दोस्तों, उसकी शख्सियत को अफसानवी पहलू को भी बरकरार रखना चाहता था। चुनांचे नज़ीर के सामने न लाकर ही मैं उसे तारीख़ी अदब के ड्रामे का सबसे बड़ा हीरो साबित कर सकता था। किसी अदाकार के लिए बहुत मुश्किल था कि उस हीरो को अपनी तमाम अज़मत के साथ बएनही स्टेज पर पेश कर दे। एक मरहला ये पेश आया कि अगर नाज़िर सामने नहीं आया तो फिर क्यों पर स्टेज पर उसकी मौजूदगी की फ़िज़ा और देखने वालों के दिलों में उसकी शख्सियत का एहसास पैदा किया जा सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने में मुझे बहुत सी नई नई बातें सूझी। उनमें से एक नज़ीर की नवासी का किरदार है, जिसका ख्याल मुझे इस बात से आया है कि अब्दुल गफूर शहबाज ने नज़ीर के अक्सर हालात ज़िंदगी उनकी नवासी विलायती बेगम से मालूम किए थे। इसी तरह मैंने पहले सोचा था कि मीर को स्टेज पर पेश करूं, मगर ये इरादा भी तर्क कर दिया। अलबत्ता अलामती किरदारों से काम लिया। मसलन तज़किरा नवीस सिर्फ उस ज़माने के तज़किरा नवीसों की नुमाइंदगी करता है, बल्कि उसके किरदार में मीर की शख्सियत की भी झलक मिलती है। इसे अबुल कासिम, देखिए किसका नाम ले रहे हैं, अबुल कासिम मीर कुदरतुल्लाह सेफ्ता मीर की शख्सियती का इम्तिहान समझिए। ठीक है, रवायती शायरी के इन्हितात की तस्वीर शायर नुमा आदमी के किरदार में और मुतवस्सित तबके की मुतज़ाद ज़हनियत का नक्शा उसके हमजोली के किरदार में पेश करने का फैसला किया। खोमचे वालों, कुम्हार, पतंग फरोश वगैरह के किरदार मुझे बड़ी आसानी से नज़ीर की नज़मों में मिल गए। उन नज़मों की ड्रामा निगारी मेरे काम आई, यहाँ तक कि पतंग फरोश और मदारी के अक्सर मुकालमे भी मुझे नज़ीर के असरार ही से मिल गए। एक माह के मताले, ये देखिए ये बता रहे हैं कि एक माह के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैंने ड्रामा लिखा और फिर जामिया मिल्लिया वालों ने मेरे साथ मिलकर 1 ही हफ्ते में तैयार भी कर लिया। और काम करने वालों ने जामिया मिल्लिया के असातिज़ा तलबा और बच्चों के अलावा कुछ दिल्ली के लोग, तो कौन असातिज़ा तलबा और बच्चों के अलावा कुछ दिल्ली के लोग, दिल्ली के आसपास के देहाती मर्द और औरतें भी शामिल। तुगलकाबाद, तो देखिए तुगलकाबाद, बदरपुर और ओखला गांव की मंडली भी शरीक थी। ओखले का एक गदहा और मेढ़ा भी, सब मिलाकर कोई 75 आदमी। तो कितने आदमी आए स्टेज पर, तो 75 आदमी। ठीक है, बैक वक्त मतलब उस वक्त स्टेज पर आए। उनकी
रात दिन की जाफिसानी मतलब मेहनत का नतीजा था कि हाजरीन में से हर तबके के आदमी ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और अक्सर लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि इस शहर में भी दिखाया जाए। चुनांचे ड्रामा जामिया ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ हो रहा था? तो जामिया ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से नई दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पर कौन कौन आया था इसमें? तो बेगम कुदासिया जैदी, बेगम अनीस किदवई, मिसेज एलिजाबेथ गाबा और प्रोफेसर मुजीब, है ना, की सरपरस्ती में ने ड्रामा करने वालों के हौसले बहुत बढ़ाए और उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि 19, 20, 24 और 25 अप्रैल को, तो कौन कौन सी तारीख है देख लीजिए, 19, 20, 24 और 25 अप्रैल को ड्रामा शहर में दिखाया जा रहा था। 50-60 आदमियों की कास्ट इन दिनों उसी की तैयारी में लगी हुई थी और उनमें से हर शख्स के दिल में यही एक ख्याल है कि हवस है अब तो यही लख दे दिल तलक, दीजिए शराबे इश्क को फूबों में बैठकर पीजिए, भरा है दिल में बहुत शौक आह की क्या कीजिए, नज़ीर आज भी चल कर बूतों से मिल लीजिए, फिर इज़्ज़त क्या कालम रहे न रहे। हबीब तनवीर, जामिया नगर, नई दिल्ली। और इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए 16 अप्रैल 1954 है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हबीब तनवीर जी की भूमिका। आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।